नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी 2024 में। और इस क्रम में हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी या और भी जो आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे उसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट होगा। और इस क्रम में हम लोग इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे और ये तीसरा पार्ट है। इसका पार्ट 1 और 2 आ चुका है, ये आज तीसरा और अंतिम पार्ट है इसका। इसी तहत मतलब जो रैपिड रिवीजन सीरीज है इसके तहत ही हम लोगों ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर किया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको सारा अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। या चैनल के वीडियो सेक्शन में भी जाएंगे तो वहां पे सारे वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए फिर आज इसको शुरू करते हैं कि जो हमारा ये पार्ट 3 है एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या खास बात है इसमें। इसको अगर हम शुरू करें तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है, तो देखिए E20 और E20 बायोफ्यूल के बारे में। E20 बायोफ्यूल क्या है कि ये इथेनॉल है, ठीक है ना। यानी कि अब क्या है कि 20% आपका इथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में, यानी अब 80% पेट्रोल होगा, 80% क्या होगा, पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल होगा, ताकि ये जो जीवाश्म ईंधन है ना इनकी खपत कम हो सके, इसी उद्देश्य से और पर्यावरण सुरक्षित रहे इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। तो बेसिकली इसकी बात की जाए तो ये केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने इसके बारे में कहा है कि अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल में मिलाया जाएगा और इसे ही नाम दिया गया है E20। ई फॉर इथेनॉल, 20% इसलिए E20। और ये क्या है कि देश भर की कंपनियों के 1000 बिक्री केंद्रों पर ये उपलब्ध भी होगा, इसी उद्देश्य के साथ है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चलता है, इस मिशन के उद्देश्य के तहत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष इसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जाएगी और इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है। इस पे अगर हम आगे देखें कि इथेनॉल सम्मिश्रण और E20 बायोफ्यूल या E20 ईंधन क्या है, तो सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इथेनॉल क्या है, कृषि उत्पाद है। यानी जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना एक कृषि उत्पाद है। गन्ने की जब खेती होगी उससे जब शुगर वगैरह चीनी वगैरह निकाल ले लिया गया तो उसके बाद जो उसका लुगदी बचता है वो इस पे उपयोग होता है, उससे इथेनॉल बनाया जाता है। तो केवल गन्ना ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे कृषि उत्पाद हैं। जैसे गन्ने से चीनी के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है इथेनॉल, चावल की जो भूसी होती है उससे इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, मक्का जैसे और भी जो सोर्स है ना इससे भी इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और वाहन चलाते समय कम जीवाश्म ईंधन का उपयोग हो, कम जीवाश्म ईंधन जले, इसलिए पेट्रोल के साथ इसका मिश्रण किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल का मिश्रण इसके तहत किया जाएगा। और इसकी शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री ने फरवरी 2023 में ही बेंगलुरु में इससे शुरुआत किया था और एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे लॉन्च किया गया है। तेजी से कम 15 शहरों में इसको लॉन्च किया गया। धीरे धीरे इसके बाद ये चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू हो जाएगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक और अगर आप उदाहरण से समझे तो अगर देखा जाए तो भारत ने क्या किया था कि 2013-14 में पेट्रोल में 1.53% इथेनॉल का मिश्रण किया था टेस्टिंग के लिए। फिर उसको आगे बढ़कर के 2022 में 10.17% इथेनॉल का मिश्रण किया। अब जाकर के 2023 में 20% इथेनॉल का मिश्रण किया गया है। तो ये E20 सरकार ने इसका टारगेट रखा है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा, लेकिन इस टारगेट को थोड़ा और आगे तक बढ़ा दिया गया है। ये 2025 से बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया है कि 2030 तक अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण किया जाएगा। G20 अध्यक्षता के दौरान आपने भी देखा भी था कि भारत ने G20 की अध्यक्षता की है। इसके दौरान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील जैसे देशों के साथ एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भी शुरू करने का भारत सरकार ने प्रस्ताव किया है। किसके साथ? ब्राजील जैसे देशों के साथ, इस बार के G20 में। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार्ट बना लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाभ क्या होगा इसका E20 फ्यूल का? तो पारंपरिक जो पेट्रोल है जो चला आ रहा है पहले से, उसकी तुलना में E20 जो ईंधन है इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं? तो फायदे में अगर हम देखें तो बेसिकली ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर को कम करके वाहनों के टेल टाइप उत्सर्जन को कम करता है, ठीक है ना। ईंधन की कार्यक्षमता में इंजन जो वाहन की इंजन है
और बेहतर तरीके से काम करेंगे। जंग और जमाव जो उस पे लगता है और या जो मेंटेनेंस वगैरह में गाड़ियों के खर्च होता है, वो सब इस फ्यूल के द्वारा कम खर्च होंगे। घरेलू इथेनॉल उत्पादन को प्रतिस्थापित करके कच्चे तेल के आयात बिल को भी कम किया जाएगा, क्योंकि ये कृषि के उप उत्पाद से तैयार होता है, तो जो बाहर के देशों से तेल मंगाया जाता है तो उसके भी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो भी धीरे धीरे कम होगी। ऐसा भी आकलन किया गया है कि इथेनॉल का 5% अगर सम्मिश्रण किया जाए 105 करोड़ लीटर यानी लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का ये प्रतिस्थापन कम कर सकता है, मात्र 5%। तो इसलिए इस उद्देश्य से ये काफी फायदेमंद है। इस पर बात करें तो जो भारत का शुद्ध पेट्रोलियम आयात है, अगर 2021-22 में देखा जाए तो 185 मिलियन टन भारत ने 2020-21 में पेट्रोलियम बाहर के देशों से मंगाया था, जिसकी लागत 551 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यह एक सफल E20 कार्यक्रम अगर ये ठीक तरीके से सफल है तो देश के लिए ये प्रति वर्ष 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 30,000 करोड़ रुपए की बचत कर सकता है। ये खासियत है E20 की। तो आयात पे डिपेंडेंसी कम होगी, ठीक है, धीरे धीरे कम होगी, एक साथ पूर्ण रूप से नहीं। तो जो कि 185 मिलियन टन मंगाया, जो कि 551 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, अगर ये E20 कार्यक्रम के तहत देश में प्रत्येक वर्ष 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या है कि कम करेगा, तो ये बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इससे क्या होगा कि अब ऐसा होगा तो इसके लिए क्या होगा कि कृषि अधिशेष चाहिए, चाहे चावल की भूसी, मक्के का या गन्ना, ये सब का अवशेष चाहिए, अधिशेष चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि कृषि पे बढ़ावा दिया जाएगा। जब कृषि पे बढ़ावा दे दिया जाएगा तो किसानों वगैरह को भी इससे लाभ प्राप्त होगा। तो ये जो अधिशेष फसल की जो मांग बढ़ेगी इथेनॉल के उत्पादन के लिए, तो इससे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा में मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक दूसरे से कोरिलेट करके। वहीं पर आपने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में देखा कि क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के तहत भारत सरकार पहल किया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन निर्मित होता है। इसका ये ऊर्जा का सबसे स्वच्छ रूप माना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग करने पर यह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता। यह खास बात है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के द्वारा भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन में अग्रणी और महाशक्ति बनने की क्षमता भी है। तो ये सब खास बात है, ये सब ध्यान में रखिएगा। भारत के पास प्रचुर नवीकरणीय क्षमता है, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, जिसका उपयोग कम लागत पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। तो ये सब खास बातें हैं। भारत ने अपने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2025-26 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य भी रखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और प्राइवेट सेक्टर भी भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो इससे भी क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से महत्वपूर्ण निवेश वगैरह ये प्राइवेट सेक्टर्स में हो रहे हैं हरित हाइड्रोजन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला एक जो और है हमारा इंपॉर्टेंट, वो क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में बात करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन व जैव ईंधन के बारे में देखेंगे। तो ये जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी GBA, ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, क्या है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत ही जैव ईंधन के वैश्विक उत्थान में तेजी लाने के लिए वैश्विक नेताओं के द्वारा गठित किया गया है, ठीक है, GBA। इस गठबंधन में अमेरिका, ब्राजील और भारत जैसे प्रमुख जैव ईंधन के उत्पादक और उपभोक्ता देश एक साथ एक मंच पे काम करेंगे। ये उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी हैं। बात की जाए तो अभी तक 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन GBA में शामिल होने या इसका समर्थन करने के लिए अपनी सहमति जता चुके हैं। इस बार के G20 में इसकी बात हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा। GBA जो है वो हरित संवहनीय भविष्य के लिए वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुदृढ़ यानी मजबूत करने के लक्ष्य के साथ इसको शुरू किया गया है। भारत के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का क्या महत्व है, यह आपको यहां पे जानना होगा। तो सर्वोत्तम अभ्यासों से प्रेरणा ग्रहण करना कि जो GBA है इसमें प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण, जो भी इसके सदस्य देश है, जो भी इनके पास जैव ईंधन के लिए टेक्नोलॉजी है, ये एक दूसरे देश की इसके तहत मदद करेंगे और अंतरराष्ट्रीय जलवायु के लिए निधि जुटाने में सुविधा प्रदान होगा इससे।
यह संपीड़ित बायोगैस क्षेत्र और तीसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र क्षमताओं में प्रगति को भी गति इसके द्वारा मिलेगी। तो ये सब खास बातें हैं। E20 जो है इसका लक्ष्य क्या है, तो E10 का लक्ष्य हासिल कर लेने के बाद भारत अब 2025-26 तक E20 लक्ष्य हासिल करने की इच्छा है। इसके पहले वाले हमने E20 पढ़ा ना, और इसको 2025 से बढ़ा करके 2030 भी भारत सरकार ने कर दिया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है। और जीबीए के माध्यम से जो है इसको E85 तक हासिल करने की जो ब्राजील की सफलता है, ब्राजील ने इस सेक्टर में बहुत ज्यादा सफलता हासिल की है। ब्राजील E85 पे काम कर रहा है, उसमें भी सफल हो चुका है। तो इससे सीखना, जो जीबीए के देश है ब्राजील के साथ इन सब चीजों को सीखेंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को अपनाने की बात है कि जो भारत में फ्लेक्स फ्यूल वाहन है इसके अंगीकरण में तेजी आ सकती है जीबीए के वजह से, और भारत के उत्सर्जन को कम करने और कच्चे तेल आयात बिल में कमी लाने में भी इस सब तरीकों से मदद मिलेगी। जलवायु कार्रवाई में भी काम करेगा कि जीबीए की स्थापना जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष को सशक्त करेगी। सभी जीबीए अलायंस के जो सदस्य देश हैं सभी मिलकर इसके लिए काम करेंगे। इससे क्या होगा कि देशों को जीवाश्म ईंधन को उपयोग को कम करने में एक दूसरे के सहयोग से इसमें मदद मिलेगी कि किस तरीके से हम जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करें। जैव ईंधन निर्यात को बढ़ावा देने की बात इसके तहत की गई है कि भारत के लिए जैव ईंधन उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे भारत के लिए अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह ध्यान में रखिएगा। भारत में ब्राजील और अमेरिका के एक साथ प्रमुख निर्यातक देश बनने की क्षमता है। यह ध्यान में रखेंगे, भारत में ब्राजील और अमेरिका एक साथ इसके प्रमुख निर्यातक बन सकते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी कि जैव ईंधन के क्षेत्र में जब निवेश होगा इससे क्या होगा कि भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, योगदान करेगा, किसानों की आय दोगुना करने में भी सहायता उत्पन्न होगा। क्योंकि आपने देखा ना कि जैव ईंधन जैसे E20 बायोफ्यूल किस तरीके से किसी उप उत्पाद से होता है उसी तरीके से ही है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जैव ईंधन क्या है इसके बारे में भी आपको जानना बनता है कि जैव ईंधन हाइड्रोकार्बन ईंधन है जो किसी कार्बनिक पदार्थ यानी जीवित या कभी कोई जीवित रही सामग्री होगी उससे एक कम समयावधि, या तो वो दिन हो सकता है, महीना हो सकता है, सप्ताह भी हो सकता है, में उत्पन्न किया जाता है, उसे ही जैव ईंधन कहा जाता है। इसका उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में, घरों को गर्म करने, बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और जैव ईंधन को नवीकरणीय माना जाता है क्योंकि वे उन पौधों से बने होते हैं जिन्हें बार बार उगाया जा सकता है। जैसे गन्ने से पैदा होता है, गन्ने की खेती बार बार हो सकती है, चावल की खेती मतलब धान की खेती होती है, मक्के की, तो और भी जो कृषि प्रोडक्ट उनकी बार बार खेती हो सकती है जिससे ये चीजें बनती हैं। और क्या क्या इसके फायदे हैं? जैव ईंधन ठोस, तरल और गैसीय तीनों फॉर्म में हो सकता है। ठोस जैव ईंधन लकड़ी, सूक्ष्म उत्पादन सामग्री और खाद शामिल है ठोस में। तरल जैव ईंधन में बायोएथेनॉल, बायोडीजल इत्यादि शामिल है। गैसीय जैव ईंधन में बायोगैस वगैरह शामिल है। तो ये तीनों फॉर्म में शामिल है, ये भी आपको ध्यान में रखेगा। और क्या क्या है वो भी आपके सामने उदाहरण। इसके बाद बात करें कि जैव ईंधन जो है वो गर्मी और बिजली पैदा करने जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकते हैं। जैसे कोयला जीवाश्म ईंधन है, उसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, तो भविष्य में ऐसा जैव ईंधन भी कर सकते हैं और उनके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैव ईंधन की ओर संक्रमण, तेल की बढ़ती कीमतों, जीवाश्म ईंधन से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम की कीमत कितना ज्यादा बढ़ रहा है और जो जीवाश्म ईंधन के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कितना ज्यादा हो रहा है। इन सब चीजों में कमी लाने के लिए और किसानों के लाभ के लिए उनके किसी फसलों से ईंधन प्राप्त करने में इन सब कारणों से प्रेरित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा आपके लिए खास। जैव ईंधन के लाभ के क्या क्या, अगर हम देखें तो नवीकरणीय क्षेत्रों में देखें तो बायोमास उगाकर ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है, ये नए तरीके से। ऊर्जा सुरक्षा हो सकती है कि जैव ईंधन विदेशी तेल पर निर्भरता कम कर देगा, जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों से आयात करने की वो कम होगी, जिससे आयात बिल देश का कम होगा। स्वच्छ ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन होगा। ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं तो जैव ईंधन से कम होगा। किसानों की आय में वृद्धि होगी, जैसा हमने देखा, क्योंकि जो ये बनेंगे ये कृषि उत्पाद से बनेंगे इसलिए किसानों की आय में वृद्धि होगी। जैव ईंधन की प्रचुर उपलब्धता, जैव ईंधन का उत्पादन फसलों, अपशिष्ट और शैवाल सहित विभिन्न स्रोतों से किया जा सकता है, इसलिए इसकी प्रचुर उपलब्धता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो क्लीन एयर सर्वे 2023 के बारे में हम देखेंगे कि क्लीन एयर सर्वे 2023 क्या है। इसके तहत क्या है कि इस पे ये बातें हैं कि इंदौर इसमें टॉप पे है। क्या खास बात है, क्या चीजें हम आगे इसमें देखते हैं। इसमें बात करें कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, इसके पुरस्कारों की घोषणा की गई है और यह जो सर्वेक्षण है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, ठीक है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया गया है, यह भी ध्यान में रखिएगा। इसके तहत क्या है कि वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और जागरूकता बढ़ाने जैसे कार्यों को और ज्यादा सुविधाजनक बनाया जा सके, इस उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को यह मनाया जाता है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको घोषित किया गया था मनाने के लिए, और नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, यानी 2023 में जो मनाया गया है, उसकी थीम क्या है, यानी स्वच्छ वायु दिवस 2023 जो कि 7 सितंबर को मनाया गया, उसकी थीम क्या है, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, ठीक है, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, टुगेदर फॉर क्लीन एयर, इस थीम के साथ। तो आप थीम ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो ये जो वायु सर्वेक्षण है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। क्यों? वायु की गुणवत्ता के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है कि किस शहर की हवा की क्वालिटी कितनी बेहतर है उस आधार पे। और 131 गैर प्राप्ति शहरों में शहर कार्य योजना के तहत अनुमोदित गतिविधियों के लिए एक नई पहल है ये, कि जो भी शहरों में कार्य योजना चलती है शहर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि कचरा मुक्त करने के लिए, आपने देखते हैं इंदौर उसमें भी टॉप पे है, एयर क्वालिटी में टॉप पे है। इस तरीके से बहुत सी, जैसे आपने देखा कि भारत ने G20 में ग्लोबल रिवर अलायंस पे काम किया, जैसे कि जो भी भारत के शहर जो नदियों के किनारे हैं उनके संरक्षण, इन सब चीजों से, नदियों के संरक्षण से, तो इस सब टाइप के बहुत सारे काम हैं। तो उसके अनुसार ये पहल है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके लिए क्या है, कैसे है, इसका पैमाना भी अगर हम आगे देखेंगे किस तरीके से, यहां पे अगर आप देखें तो क्या है, यदि शहर 5 वर्ष की अवधि में लगातार PM10 और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड यानी NAAQS की जो शर्त है, यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की जो शर्त है, कोई भी शहर 5 वर्ष की अवधि में लगातार PM10 और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें गैर प्राप्ति घोषित कर दिया जाता है। खास बात है, ध्यान में रखिएगा। शहरों का जो वर्गीकरण किया गया है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 2011 की ही जनगणना चल रही है, उसी के आधार पर किया गया है, तो यह ध्यान में रखना। कौन कौन से मानदंड हैं जिस आधार पर यह मूल्यांकन किया गया है, तो यह टोटल 8 मानदंड है जिसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। क्या क्या है? जो शहर इसमें है वो बायोमास का नियंत्रण कैसे करते हैं, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट दहन की क्या व्यवस्था है, सड़क धूल निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट से जो धूल मतलब पैदा होती है उसकी स्थिति, वाहन उत्सर्जन से जो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है उसकी स्थिति, औद्योगिक इंडस्ट्री से जो उत्सर्जन होता है, जन जागरण की लोग कितने जागरूक है, और PM10 सांद्रता में सुधार किए कितना है। यही वो 8 पैमाने हैं, इन्हीं 8 पैमानों के तहत ये मानदंड इसका तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इस बार का प्रदर्शन देखा जाए तो प्रदर्शन के आधार पर जो टॉप 3 शहर हैं जिनकी जनसंख्या मिलियन से अधिक है उनकी बात हो रही है, तो उनमें टॉप पे नंबर 1 पे आपका इंदौर है, नंबर 2 पे आपका आगरा है, और नंबर 3 पे ठाणे है। ये 3 शहर टॉप में है, ठीक है ना, इनकी संख्या जिनकी संख्या मिलियन से अधिक है। खराब प्रदर्शन वाले कौन से शहर हैं, तो मदुरै है 46 नंबर पे, हावड़ा 45 पे, जमशेदपुर 44 पे। तो आपको रैंक याद नहीं रखना, टॉप 3 कौन है, इंदौर, आगरा, ठाणे, और लास्ट के 3 कौन है, मदुरै, हावड़ा, जमशेदपुर, ये ध्यान में रखेंगे। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है और ये टॉप पे है, तो अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वो इसमें 5वें स्थान पे है, और अगर देश की राजधानी की बात करें तो इसमें वो 9वें स्थान पे है। तो ये ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर सेकेंड कैटेगरी, क्योंकि इसको कैटेगरी वाइज डिसाइड किया जाता है, तो जो सेकेंड कैटेगरी में आते हैं उसमें जो टॉप 3 शहर हैं उनको सेकेंड कैटेगरी में उन शहरों को रखा गया है जिन शहरों की संख्या
3 लाख से 10 लाख के ऊपर है, और टॉप वाला तो आपको पता है कि 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले हैं। तो इनकी जो है टॉप 3 शहर कौन कौन से, अमरावती, मुरादाबाद और गुंटूर है सेकेंड कैटेगरी के शहर में। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सेकेंड कैटेगरी में कौन है, जम्मू, गुवाहाटी, जालंधर, ठीक है, ये है। वहीं पर अगर थर्ड कैटेगरी के अंदर टॉप 3 शहरों की बात की जाए, और थर्ड कैटेगरी में कौन से शहर शामिल है, वैसे शहर जिनकी जनसंख्या 3 लाख तक है, उसमें है परवाणु जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कालाअंब ये भी हिमाचल प्रदेश में का शहर है, अंगुल उड़ीसा का शहर है, और इनमें सबसे खराब प्रदर्शन थर्ड कैटेगरी में करने वाले शहरों में कोहिमा है। तो ये 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है, इनको रखा गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसके आगे अगर हम देखें, अगर तुलना करें पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष 2022 में इस पे 3 जो टॉप थे वो उत्तर प्रदेश के शहर थे जो मिलियन प्लस वाले में थे, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी थे, जो इस बार नीचे की रैंकिंग में है, ठीक है ना, और इस बार टॉप पे दूसरे से शहर है। तो ये ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इस पे अगर थोड़ा सा कुछ इसके खास पॉइंट पर नजर हम लोग रखें, तो 2020 में ही भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पूरे दृष्टिकोण जो 8 पैमाने आपने देखे, उनके माध्यम से 100 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु इस योजना के बारे में घोषणा की थी, ठीक है। और इस संदर्भ में पर्यावरण, जलवायु और मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है कि 2019 से भारत में शहर और क्षेत्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हुए इसे एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में लागू किया गया। किसके तहत, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत लागू किया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा क्या बातें हैं। तो अगर हम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में देखें कि ये क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है। तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य है सभी हितधारकों को शामिल करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना और वायु प्रदूषण को व्यवस्थित रूप से संबोधित करना, इस उद्देश्य के साथ इसे किया गया है। एनसीएपी के तहत शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 131 शहरों की पहचान की गई है। तो ये सभी खास बातें हैं। इसका लक्ष्य क्या है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने में देश का एक पहला प्रयास है, और इसी लक्ष्य के तहत इसकी शुरुआत की गई है। इसके आगे हम बात करें तो इसका लक्ष्य है कि आने वाले 5 वर्षों में तुलना के आधार पे PM10 और महीन कण जो PM2.5 होते हैं, जो हमारे बाल से भी पतले होते हैं, उनके सांद्रता में कम से कम 20% की कमी लाने के टारगेट के साथ इसकी शुरुआत की गई है। निगरानी के तहत है कि तो ये जो पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय है, इसने इसके लिए इस पर निगरानी करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है प्राण। एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी करता है ये, और शहरों की कार्य योजनाओं और कार्यान्वयन स्थिति की निगरानी करता है प्राण पोर्टल, और शहरों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को दूसरों के अनुकरण के लिए साझा, कि मान लो कोई शहर बेहतर करा तो दूसरे भी देख करके उसे सीखें, तो ये इसके निगरानी के लिए है, ये ध्यान में रखिएगा। और हमने देखा कि ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है किसके द्वारा, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है। तो क्या है इसके बारे में देखें, सीपीसीबी के बारे में, तो ये क्या है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो गठन है एक सांविधिक गठन संगठन के रूप में किया गया है। इसके लिए अब एक अधिनियम है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, जो कि 1974 में यह अधिनियम बना था। इसी के तहत 1974 में ही सितंबर महीने में इसका गठन किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य इसको सौंपे गए हैं। तो किस अधिनियम के तहत पावर मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और यह जो बोर्ड है ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है इसके कार्यों को। तो ये सब इसके बारे में खास बात है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो और हम बात करेंगे जो एक और इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट 2023 के बारे में, कि 2023 में भारत में चिड़ियों की क्या स्थिति है, पंछियों की, इसके बारे में देखेंगे। इस पे आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के अनुसार, क्योंकि डेटा यूपीएससी पूछती नहीं है इतना, आपको यह देखना होगा कि कॉन्सेप्ट की हाँ क्या स्थिति है, किस प्रकार की, बस। तो स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड
ये SOIV रिपोर्ट है 2023 यानी भारत पक्षी स्थिति रिपोर्ट, इसको जारी किया गया है। इसमें कुछ पक्षी प्रजाति अच्छे तरीके से विकसित है, तो कई पक्षी प्रजातियों में गिरावट भी आया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये होगा ही। तो कौन अच्छा है कौन गिरावट है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके पहले ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2023 रिपोर्ट है, ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सहित 13 सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का अपनी तरह का पहला सहयोगात्मक प्रयास, मतलब ये सभी लोग मिल करके इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। ठीक है, उक्त संगठनों और निकायों के साथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI, वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया आदि भारत में नियमित रूप से पाए जाने वाले पक्षी प्रजातियों की समग्र संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन भी करते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करते हैं, आप ये ध्यान में रखना। उसके बाद इस रिपोर्ट की बात करें तो ये जो रिपोर्ट है तकरीबन 30,000 पक्षी विज्ञानियों के द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पे ये रिपोर्ट बनाया गया है। इस रिपोर्ट में पक्षियों की आबादी का आकलन करने के लिए 3 प्राथमिक सूत्रों को आधार बनाया गया है, जैसे कि दीर्घकालिक रुझान के 30 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है पक्षियों की स्थिति में, इसको एक रखा गया है पैमाना। दूसरा का वर्तमान वार्षिक प्रवृत्ति, यानी पिछले 7 वर्षों में वार्षिक तौर पे क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में। और भारतीय वितरण, भारतीय क्षेत्र में किस प्रकार से इनकी प्रजातियों का कहां कहां पे कितना वितरण है, इसके बारे में इन 3 पॉइंट्स के आधार पर यह रिपोर्ट बनाया गया है। तो अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करें, इसकी स्थितियों के बारे में बात करें तो क्या चीजें हैं। तो स्थिति पे देखें तो ये दीर्घकालिक रुझानों वाली 338 प्रजातियों में से 60% प्रजातियों में गिरावट देखी गई है और 29% प्रजातियां स्थिर हैं और 11% में वृद्धि देखी गई है। जो 3 स्टैंडर्ड हमने अभी पीछे देखा ना, उसमें जो दीर्घकालिक वाले में है उनकी ये स्थिति है। और जो वर्तमान वार्षिक रुझान वाली है, यानी जो सेकेंड है, उस पे 359 प्रजातियों में 39% घटी है, 18% तेजी से घट रहे हैं, 53% स्थिर है, 8% बढ़ रहे हैं। तो आपको डेटा याद नहीं करना है, बस समझ के लिए है आपके। इस पे अगर हम सकारात्मक रुझान या पॉजिटिव जो इसके इंपैक्ट है अगर उसके बारे में बात करें तो पक्षियों की प्रजातियों में किन किन पक्षियों की प्रजातियों में वृद्धि हुई है। तो बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, जैसे कि आप उदाहरण के लिए भारतीय मोर को ले सकते हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसके विस्तार में दोनों मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि पाई गई है, यह ध्यान में रखिएगा। इस प्रजाति ने अपनी सीमा को नए प्राकृतिक आवास में विस्तारित किया है और उच्च तुंग वाले हिमालयी क्षेत्र पश्चिमी घाट के वर्षा वन में भी शामिल है। जो इनका पर्यावास का क्षेत्र है, इन्होंने अपने पर्यावास के क्षेत्र को और भी क्षेत्रों में बढ़ाया है। एशियन कोयल, हाउस क्रो, रॉक पिजन, एलेक्जेंड्रियन पैराकीट को भी उन प्रजातियों के रूप में उजागर किया है जिन्होंने वर्ष 2000 के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि की है। तो ये भी कुछ और पक्षी हैं, ये बस अपने कॉन्सेप्ट के लिए। विशिष्ट पक्षी प्रजाति भी है जो उनके बारे में अगर बात करें तो जो आर्द्र भूमि, वर्षा वनों, घास के मैदानों जैसे संकीर्ण आवासों तक ही सीमित है, उन्हें विशिष्ट पक्षी प्रजाति कहा जाता है। इन प्रजातियों के विपरीत वृक्षारोपण और कृषि क्षेत्रों जैसे व्यापक आवासों में निवास करने वाली जो प्रजातियां हैं वो तेजी से घट रही हैं। विशिष्ट जो पक्षियों की प्रजातियां हैं उनमें अगर हम सामान्य पक्षी प्रजाति की बात करें जो कि कई प्रकार के आवासों में रहने में सक्षम है, ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये खास बात है। विशिष्ट जो प्रजाति के पक्षी है, सामान्य प्रजाति के पक्षियों की तुलना में उनको अधिक खतरा होता है क्योंकि वो हर तरीके के जलवायु में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। घास के मैदानों में जो वास करने वाले पक्षी हैं उनमें 50% से अधिक की उनके संख्या में गिरावट आई है। जो पक्षी वनों में वास करते हैं उनमें भी सामान्य पक्षियों की तुलना में ज्यादातर गिरावट आई है, जो प्राकृतिक वन आवासों को संरक्षित करने की आवश्यकता को दर्शाता है, जो कि इनके संरक्षण के लिए ज्यादा जरूरी होगा। तो ये सब बातें हैं। प्रवासी और निवासी पक्षियों की अगर हम यहां पे बात करें तो प्रवासी पक्षियों में विशेष रूप से वैसे प्रवासी पक्षी जो यूरोप एशिया के क्षेत्र से आते हैं या जो आर्कटिक जैसे क्षेत्र से लंबी दूरी वाले प्रवासी पक्षी हैं भारत में जो आते हैं, 50% से अधिक की सार्थक कमी पहले की तुलना में देखी गई है। और साथ ही कम दूरी के जो प्रवासी पक्षी है उनकी संख्या में भी कमी आई है। ठीक है, आर्कटिक में प्रजनन करने वाले तटीय पक्षी विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से लगभग 80% की कमी भी आई है। तो ये सब खास है, ध्यान में रखिएगा। इसके भी विपरीत एक समूह के रूप में निवासी पक्षी
अधिक स्थिर बने हुए हैं, जो निवासी है यहाँ के वो। पक्षियों के आहार और संख्या में भी गिरावट का पैटर्न आया है। ये पक्षियों के अगर आहार संबंधी आवश्यकताओं को देखा जाए तो जो कशेरुक हैं और जो मांसाहार खाने वाले पक्षी हैं, इनकी संख्या में ज्यादातर गिरावट आई है। डाइक्लोफेनाक से दूषित शवों को खाने से गिद्ध लगभग विलुप्त होने की अवस्था में आ चुके हैं। डाइक्लोफेनाक एक दर्द निवारक वो इंजेक्शन होता है जो कि जानवरों को दिया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे ना कि बहुत सारे जो दूध देने वाले जानवर हैं, जैसे भैंस, गाय, अगर उनका बच्चा मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको इंजेक्शन, तो डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन होता है जो दिया जाता है, वो देने से वो फिर दूध देती हैं। तो जो जिन जानवरों को वो इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो आपको पता है ऐसे मृत जानवरों को गिद्ध खाते हैं, तो उनको खाने की वजह से गिद्धों की मृत्यु हो रही है और गिद्ध इस वजह से विलुप्ति की कगार पे आ चुके हैं भारत में। तो ये स्थिति ध्यान में रखिएगा। सफेद पूंछ वाले गिद्धों, भारतीय गिद्धों, लाल सिर वाले गिद्धों को सबसे अधिक दीर्घकालिक गिरावट क्रमशः सफेद पूंछ वाले 98%, भारतीय गिद्ध 95%, लाल वाले 91%। इतनी गिरावट आ गई है, इसीलिए विलुप्ति के कगार पे है, ये ध्यान में रखना। अगर हम स्थानीय पक्षियों और जल पक्षियों की बात करें तो इनकी भी आबादी में गिरावट है। तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका जैसे जो जैव विविधता हॉट स्पॉट है पक्षियों के, यहाँ पे अद्वितीय स्थानिक प्रजातियों में तेजी से गिरावट आई है। भारत की 232 स्थानिक प्रजातियों में से कई प्रजातियों का आवास स्थान वर्षावन है और उनकी गिरावट आवास संरक्षण के बारे में चिंता पैदा करती है। तो ये सब खास बातें हैं, ये अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखेंगे। जैसे बत्तख, निवासी, प्रवासी दोनों की संख्या कम हो रही है। बियर पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, अंडमान टील, इनके नाम आपको ध्यान नहीं रखने, बस समझ के लिए, ये भी असुरक्षित है। नदियों पर कई प्रकार के दबावों के कारण नदी के किनारे रेतीली घोंसले बनाने वाले जो पक्षी हैं, इनकी संख्या में भी गिरावट आई है। तो ये सब खास है और इनके लिए जो खतरे हैं वो किस रूप में होते हैं, तो वन क्षरण, जंगलों की हानि हो रही है, शहरीकरण हो रहा है जिस वजह से वनों की कटाई हो रही है, ऊर्जा संरचना सहित कई प्रमुख खतरे हैं जिन वजह से इन प्रजातियों को खतरे का सामना करना पड़ता है। निमेसुलाइड जैसी पशु चिकित्सा जो दवा है, ये दवाएं पर्यावरण प्रदूषक अभी भी भारत में गिद्ध की आबादी के लिए खतरे हैं, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी बहुत सारे पक्षियों को रोग और उनका अवैध शिकार और व्यापार, ये सब भी क्या है, इन प्रजातियों के लिए खतरे हैं। तो यही सब खतरे हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। अन्य प्रजातियों की बात करें तो लंबी अवधि में सारस क्रेन की आबादी में भी गिरावट आई है और ये अभी भी जारी है। कठफोड़वा एक पक्षी की प्रजाति है, इसकी 11 प्रजातियां होती हैं जिनके लिए स्पष्ट दीर्घकालिक रुझान प्राप्त किए जा सकते हैं। 7 में से 11 में से 7 की स्थिति ठीक है, स्थिर है, जबकि 2 की आबादी बहुत ज्यादा घट रही है और 2 के मामले में तेजी से, बहुत ही तेजी से गिरावट आ रही है। तो ये ध्यान में रखिएगा। पीले मुकुट वाला एक कठफोड़वा होता है, ठीक है, जो कि व्यापक रूप से कांटेदार और झाड़ियों और जंगलों में रहता है। उनकी संख्या में पिछले 30 सालों में 70% से अधिक की गिरावट आ गई है पिछले 30 वर्षों में। विश्व भर में अगर बात की जाए सभी बस्टर्ड का, तो उन बस्टर्ड में से आधे तो खतरे में है। भारत में प्रजनन करने वाली 3 प्रजातियां हैं बस्टर्ड की। एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन, जो कि सबसे असुरक्षित स्थिति है इन पंछियों की भारत में। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। ये हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट 3 है एनवायरमेंट इकोलॉजी करंट अफेयर्स का, जो हम लोग कवर कर रहे थे, जो आपके यूपीएससी या और भी स्टेट पीसीएस में आपके काम आएगा इस बार के प्रीलिम्स के लिए। तो ध्यान में रखिएगा। अगला जो किसी और विषय का हम लोग नया सेक्शन अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।